एक चीज और हम लोगों को समझना अपवर्तन चैप्टर में, जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र। एक चीज कभी कभी ये आता है, कहीं कहीं हेडिंग दिया मछली द्वारा प्रेक्षित दृश्य, है ना। देखिए होता क्या, मैंने पढ़ाया था आपको अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पढ़ाया है ना। तो दरअसल ये होता क्या है कि मान लीजिए कहीं पर क्या है कि आपको कहीं जल में कोई चीज ऐसा प्रकाश स्रोत रखा जाए जल के किसी भीतर, है ना। हम लोग जानते हैं कि जल के भीतर कोई भी, जल के भीतर नहीं, कहीं रखते हैं कोई प्रकाश स्रोत जो होता है, उस प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें चारों तरफ जाती। तो हमें ये देखना जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र सरफेस पर कितना आता है। इसके क्षेत्र पर मान ली पानी भरा हुआ और नीचे हमने बल्ब रख दिया, उसके कितनी सरफेस तक ये उजाला करेगा वो चेक करना। कोई दिक्कत नहीं, हम अपवर्तन नियम से चेक कर लेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक प्रकाश स्रोत है ना, और प्रकाश दे रहा है। तो हमें पता है कि जो जो भी प्रकाश इससे निकलेगा, यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। इस प्रकाश स्रोत से जो भी प्रकाश निकले, सीधा भी निकलेगा, ऐसे 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 भी निकलेगा ना। ये सारे प्रकाश स्रोत इस तरह से निकल के जहाँ पर अगर ह्यूमन आई पर जितनी प्रकाश किरणें जाके पहुंच जाएंगी, वो क्या हो जाएगा, वो प्रकाश क्षेत्र का काम करेगा। लेकिन हमें पता है कि ये जो प्रकाश किरणें हैं वो सघन से विरल में आती, सघन से कहाँ जाएंगी, विरल में। और जब भी प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाती थी, घटना घटती है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और क्रांति कोण। तो मैंने वहां सिखाया था अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए यहाँ से चलने वाली जो भी प्रकाश किरणें होंगी सीधा निकल जाए, इसका अपवर्तन हो जाएगा, इसका भी अपवर्तन हो जाएगा, ये भी आएगा अपवर्तन हो जाएगा, ये भी आएगा अपवर्तन हो जाएगा। लेकिन किसी विशेष कोण पर अपवर्तन न कर, जिसका अपवर्तन 90 अंश पर होगा, जिस सघन माध्यम स्थित वह बिंदु जहाँ से अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए, है ना। तो अब यहाँ पर इसका अपवर्तन कितने अंश पर हो गया, 90 अंश पर हो गया, ठीक। लेकिन कुछ इससे भी ज्यों ही अधिक करेंगे तो इसका अपवर्तन न होकर के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। अब बात समझ गए होंगे आप कि जो क्षेत्र है एरिया, ये चारों तरफ होगा, ये गोलाई में होगा चारों तरफ ना। तो चारों तरफ अगर होगा, ये 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 घटना चारों तरफ घटेगी, तो जहां जहां ध्यान देंगे, जहां जहां पर ये प्रकाश किरणें चारों तरफ ऐसे घूमेंगी, वो एक वृत्ताकार मार्ग, वृत्ताकार पथ बना देंगे। या अर्थात इसी एरिया को हम देख पाएंगे जहां से 90 अंश, ज्यों ही क्रांतिक कोण से अधिक होगा आपतन कोण, आपतन कोण जो होगा अगर क्रांतिक कोण से ज्यों ही अधिक होगा, त्यों ही इसका अपवर्तन न होकर के पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा, ठीक। तो हम इसी क्षेत्र को देख पाएंगे, किस क्षेत्र को, जो अभी हमने आपको फिगर में दिखाया। तो उस क्षेत्र को देखने के लिए आपको एक रीजन दिखाई देगा। कैसा रीजन दिखाई दे रहा है, शंक्वाकार रीजन। हमें कैसा रीजन दिखाई देगा, एक शंक्वाकार रीजन दिखाई देगा, है ना, कुछ इस तरह से शंक्वाकार रीजन दिखाई देगा। तो मान लेते हैं शंक्वाकार रीजन की जो का रेडियस r है और इसका जो डेप्थ गहराई है वो h है। गहराई मान लें कितना है, h है, और जो रेडियस है वो कितना है, r है, ठीक। तो शंक्वाकार रीजन का अगर ऐसा है, तो मान लेते हैं कि इसका यहाँ पर ऐसी घटना घटती है जहाँ पर क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ पर होता है, यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर मान लेते हैं क्रांति कोण होता है और इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी। तो इस प्रकाश किरण यहाँ से क्या होगी, अपवर्तित होगी। तो इसमें जो एंगल बनता है वो क्रिटिकल एंगल सी होता है, और यहाँ से क्या होगा, ये प्रकाश किरण सीधे चला जाएगा, ठीक। तो ये 90 डिग्री होगा और ये क्रिटिकल एंगल ये कितना होगा, सी होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये क्रिटिकल एंगल सी है, ठीक, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर लिक्विड रखा है, लिक्विड के अंदर है, ये पूरा लिक्विड है चारों तरफ। हम समझने के लिए बस इतना ही बता। तो सघन से विरल अर्थात प्रकाश किरण जो है वो दूसरे माध्यम से कहाँ आ रही है, पहले माध्यम में आ रही है। तो साइन साइन सी, साइन आई बटे साइन आर अगर लेते हैं, तो साइन आई बटे साइन आर, आर की वैल्यू 90 डिग्री है, तो साइन सी बटे क्या, साइन 90 लेंगे। साइन 90 का मान 1 होता है, 2n1 को 1/1n2 लिखेंगे, क्योंकि n समझना, 1/n समझेंगे इसको तो साइन सी के इक्वल हो जाएगा। तो n बराबर हो गया 1/साइन सी। और आगे समझते हैं साइन सी, n तो समझ गए, ठीक है। साइन सी को देखते हैं, साइन सी को हम लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिए दो समांतर किरणें, और समांतर किरणों को जब प्रकाश किरण काट, कोई चीज काटता है तिरछी
रेखा काटती है तो उसकी एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर ये सी है तो ये सी है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब क्या है आर, और कर्ण हमें नहीं पता है, तो हम लोग जान सकते हैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर सकते हैं, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ले सकते हैं, लेकिन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को इस साइड में करें तो आर एन आर इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, एन आर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मिले। ठीक है, और स्क्वायर कर दें तो एन स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमको मिलेगा। इसमें से आर इधर लाके कॉमन फैक्टर लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एच मिलेगा, है ना। देखिएगा ध्यान से बात को, तो हमें यहाँ क्या मिलने वाला है, हमें मिल गया आर स्क्वायर बराबर एच बटे एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक, अगर कहीं रेडियस पूछेगा तो अंडर रूट एच बटे एन स्क्वायर माइनस वन, लेकिन जो ऊपर का रीजन है वो सर्कुलर रीजन है, तो प्रकाश क्षेत्र जो होगा, प्रकाशीय क्षेत्र, प्रकाशिक क्षेत्र जो होगा पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। तो हमें आवश्यकता लगे आर की वैल्यू हमें पता है पाई एच बटे एन स्क्वायर माइनस वन से हम लोग उसका देखेंगे। अगर डेप्थ पता होगा ना, तो डेप्थ पता होने के बाद हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कितनी गहराई पर है। आर की वैल्यू अगर जो ही निकालेंगे तो आर की वैल्यू निकलने के बाद एक चीज़ और, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ एच स्क्वायर लेंगे तो रूट स्क्वायर रूट जब इसका लेंगे तो एच बाहर हो जाए, तो एच बटे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन से कितनी त्रिज्या वो डेप्थ पर। हम लोग कांच जल का पूर्णांक या कांच का पूर्णांक अगर जा रहे हैं तो हमें अगर डेप्थ कैलकुलेट कर लें तो हमें रेडियस कैलकुलेट होगा, और रेडियस कैलकुलेट होगा तो पता चल जाएगा कि कितनी रीजन तक वो उजाला कर सकता है ना। इस प्रकाशिक क्षेत्र का पता करना तो पाई आर स्क्वायर लगा लें। ठीक, ये बात हमें आसान समझ में आई होगी आपको। तो उसी तरह से जो नीचे अगर मान लीजिए प्रकाशिक स्रोत की जगह एक मछली है ना, तो पूछा जाता है मछली द्वारा प्रेक्षित दृश्य क्या हो, तो मछली द्वारा, मछली जो है जो देखती है एरिया, वो कितने डेप्थ है कितना नीचे है वो डिपेंड करता है, तो उससे ये पता चल जाता है कि वो कितनी रीजन तक मछली अपनी आंख से देख सकती है। दो बातें हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक, उसका रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, और जिस जो भी माध्यम होगा वो वाई के सापेक्ष अपवर्तनांक और उसकी कितनी गहराई तक वो देख करके। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कर रहा है एक बल्ब जल के अंदर 3 करीब 7 मीटर गहराई पर रखा हुआ है, अर्थात एच की वैल्यू यहाँ दे रखा है 3 करीब में 7, तथा एक अपारदर्शी तैरने वाली चमकती बल्ब को ऊपर की ओर रखा जाता है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक बल्ब रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब रख दें, ठीक यहाँ पर, और बल्ब रख करके ऊपर देखते हैं हमें रीजन ये मिलता है, सर्कुलर रीजन मिलता है। तो कह रहा है ऊपर जल के ऊपर इस पर रखा जाएगा, बल्ब का तल बाहर से दिखाई न दे, चकती का न्यूनतम व्यास क्या है, ये रेडियस मिल जाए व्यास मिल जाएगा, तो इसी चकती को हमें रखना होगा यहाँ पर ना। तो आर इक्वल टू अभी हम लोग पढ़े एच बटे करने में एन स्क्वायर माइनस वन पढ़े, एन की वैल्यू जल जल के लिए अपवर्तनांक क्वेश्चन में दे रखेगा, है ना। कभी भी जो क्वेश्चंस देगा वो जल का अपवर्तनांक उसमें दे रखेगा, तो y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होता है ना, ए एन डब्ल्यू की वैल्यू या एन की वैल्यू जो होती है 1.5 होती है। ठीक, 1.5 का मतलब 3/2, एच की वैल्यू 3 कड़ी में 7, है ना, 3 कड़ी में 7 लेंगे, और एन स्क्वायर का मतलब इसको लिखेंगे 3/2, 3 त्रिका 9/4 ले लेंगे माइनस 1। ठीक है, 3 त्रिका 9/4 माइनस 1 ले लेंगे। आगे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और 2 बाहर आ जाएगा, 3 दूना 6 कड़ी में 7 बटे 9 में से 4 जाएगा तो कड़ी में 5। ठीक है, या 6 कड़ी में 7/5 ले सकते हैं, ये क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। और पूछा क्या हम लोगों से, चिकती का व्यास इसका दुगुना कर देंगे तो जो डायमीटर होगा तो 2 छक्का 12 कड़ी में 7/5, यही इतना सेमी का होगा, डायमीटर जो होगा 12 कड़ी में 5 सेमी का होगा। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। आगे देखते हैं। एक चीज और होता है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या होता है, ऐसा प्रिज्म जिसका जो एंगल हो ना वो 90 डिग्री, एक कोण क्या हो 90 अंश हो,
और अन्य कोण 45 अंश के, उसे पूर्ण परावर्तक प्रिज्म बोलते हैं। एक कोण कितने अंश के हो, 90 अंश को हो, और दूसरा क्या हो, अन्य कोण 45 अंश को होते हैं, इसे पूर्ण परावर्तक प्रिज्म बोलते हैं। क्योंकि इस पे अगर इसका क्रांतिक कोण y के सापेक्ष इसका जो क्रांतिक कोण होता है ना कांच का, वो 42 अंश होता है ना। 42 अंश से अधिक जब भी होगा तो अपवर्तन होकर के परावर्तन हो जाएगा। तो इसकी 3 घटनाएं घटती हैं। कांच को हम लोग कुछ इस तरह से रख सकते हैं। जब हम कांच को इसको 45 डिग्री पर रख रहे होते हैं, 45 डिग्री, और इसको 90 डिग्री पर रखते हैं, तो मान लीजिए कहीं से अगर इस पर प्रकाश किरणें आती हैं, कुछ इस तरह से आपतित होती है ना, आपतित प्रकाश किरण किसी वस्तु से, तो इसका पर अभिलंब डालेंगे ना, तो जितने कितने कोण पर आएगी सीधा पता चल जाएगी, 45 के ही कोण पर दोनों आएंगे, ये भी 45 पर ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो परावर्तन होगा पुनः 45 अंश पर हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से। नीचे आएगा तो पूरा नीचे नहीं, दूसरे सतह तक आएगा, ये दूसरे सतह तक, ठीक। और दूसरी सतह से ये सीधा लंबवत अभिलंबवत पड़ेगा, सीधा निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या रहा, अपवर्तित, ये फर्स्ट रेज और ये सेकेंड रेज है ना। तो ये सेकेंड रेज है और ये क्या है, फर्स्ट रेज है। वस्तु सेकेंड रेज पर है और सेकेंड द्वितीय पृष्ठ की तरफ। तो अगर पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है तो ये जो इमेज बनाना इस तरह से, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में कितने अंश देखिएगा, ऐसे वस्तु था और इतना घूम गया, तो कितने अंश पर हुआ, 90 अंश का परावर्तन हुआ, ठीक है। अगर आपने इसी प्रिज्म को कुछ इस तरह से ले लिया, कौन सा, इस मॉडल में, इस प्रिज्म को आपने इस मॉडल में ले लिया ऐसे, ठीक। ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसको 90 डिग्री रखना है, 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये क्या है, 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो आपतित किरण जब इस पर पड़ेगी, देखिएगा इस तरह से कोई आपतित किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जब इस पर पड़ेगी तो इसका क्या होगा, पुनः ये जो होगा इस परावर्तन होगा। कैसे होगा, क्योंकि अभिलंब डालेंगे तो 45 बिगड़ेगा, 45 पे चला जाएगा, तो ये सीधा चला जाएगा। पुनः अभिलंब डालेंगे तो 45 बिगड़ेगा, 45 पे चला जाएगा। अब ये जो पृष्ठ है ना, इस पे पहले क्या था, 90 डिग्री पर गिरा था, सीधे निकल गया था, लेकिन अब की बार 90 डिग्री पर नहीं गिरा है। अब ये पुनः अगर अभिलंब आप चेक करेंगे ना, तो ये 45 पर गिरा होगा और पुनः 45 पर गिरा होगा, तो ये परावर्तित होकर के यहाँ से, है ना, सघन माध्यम और क्रांति कोण 45 अंश ले रहे हैं, जब 45 अंश पे अगर गिरेगा 42 से ज़्यादा है तो अपवर्तन होकर के परावर्तन, तो ये पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है। अब देखिएगा ये जो फर्स्ट है और ये सेकेंड, तो फर्स्ट वाला यहाँ क्या है, फर्स्ट है, और ये क्या है, सेकेंड। तो ये जो इमेज है ना, ये सेकेंड से फर्स्ट की ओर है वस्तु, जो सेकेंड से फर्स्ट की ओर, तो वस्तु यहाँ तक प्रतिबिंब से है। तो आप देखेंगे कितने अंश घूम गए, 180 अंश। तो ये पूर्ण परावर्तक प्रिज्म पर यहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण इंटर करती है इस तरह से, तो कितने अंश पे घूम जाती है, 180 अंश पे घूम जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, हो सकता है कि हम प्रिज्म को ऐसे ले लें, तब क्या होगा, अब हमारा 90 डिग्री यहाँ पर है, 90 डिग्री, ठीक, और ये हमारा 45, ये भी 45। अब इस पर हम लोग प्रकाश किरणें ला करके डालते हैं कुछ इस तरह से, है ना। अब ये हमारा वस्तु था, ठीक, और वस्तु यहाँ पर है, अब वस्तु यहाँ पर है, तब अब हम लोग अभिलंब जब भी डालेंगे तो 45 अंश पर आया, 45 अंश पे यहाँ पर आएगा, तो 45 अंश पे ये चला जाएगा इस तरह से, ठीक, सॉरी कुछ इस तरह से 45 अंश पे जाएगा ऐसे। उसी तरह यहाँ अभिलंब डालेंगे, ये भी 45 अंश पे जाएगा, दोनों समांतर ही गिरेंगे, कुछ इस तरह से समांतर ही गिरेंगे। और पुनः अभिलंब लंबवत डालेंगे यहाँ अभिलंब, ठीक है, ये तिरछा गिर रहा है, तो अभिलंब के साथ 45 अंश पे आया, 45 अंश पे यहाँ पर भी जाएगा, और ये 45 अंश पे जाएगा, ठीक है। और अभिलंब के साथ अभी ये तिरछा आपतित हो रहा है यहाँ पर, और तिरछा आपतित 45 अंश पे, इस पे भी अभिलंब जब डालेंगे ना तो 45 अंश पे होगा, तो ये भी क्या होगा, अभिलंब जब डाल देंगे तो 45 अंश पे, पुनः इस तरह से ये भी, ठीक। तो जो वस्तु था ना, वस्तु का प्रतिबिंब, ये देखिए ये फर्स्ट रेज था और ये सेकेंड रेज, अब की बार ये जो है फर्स्ट रेज नीचे आ गया, सेकेंड रेज ऊपर चला गया, तो जो इमेज हमारा बना ना वो पहले की अपेक्षा उल्टा हो गया। जो पहले इमेज था इसी को बोलते हैं उत्क्रम, इसी को बोलते हैं क्या, उत्क्रम बोलते हैं।
तो ये पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है जिस पर हम लोग क्या इमेज दिखाएं, उत्क्रम इमेज दिखाएं। सारी बातों को समझने के लिए हमें परावर्तन नियम को फिर से एक बार समझना होगा, और हमने सारी सारी चीजें परावर्तन नियम और क्रांति कोण पर ये फिगर हमने बना के आपको दिखाया। ठीक, हमें आशा है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये चैप्टर के सारी हेडिंग्स जो भी थे मैंने आपको समझा दिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।